and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session I am going to continue with the legal reasoning. तो पहले भी हमने legal reasoning के questions हमने discuss किए हैं, on the torts में भी discuss किए हैं, contract में भी discuss किए हैं. Now we were discussing in the criminal law. So let us continue with it. 51st principle देखो, an act done by a child between 7 and 12 years of age is not an offense if she or he is not mature enough to understand the nature and the consequences of the act. अब यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल हमने पहले भी डिस्कस किया था. अब यहाँ पे क्या है कि 7 साल से 12 साल का बच्चा तभी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा अगर इफ़ आ गए यहाँ पे, इफ़ ही और शी इज़ नॉट मेच्योर, उसको नहीं पता कि वो क्या ऑफेंस कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स क्या होंगे. इज इट क्लियर? सो अगर बिलो 7 ईयर्स का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, ही विल नॉट बी लाइबल, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है 7 साल के कम के बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या करने जा रहा है. इज इट क्लियर? सो बिलो 7 ईयर्स ही इज़ डोली इनकैपेक्स. इज इट क्लियर? एंड 7 to 12 ईयर्स के बीच में हम क्या देते हैं, डोली इनकैपेक्स मीन्स wholly innocent person, wholly incapable, doli capex between 7 to 12. Is it clear? So let us see the facts. एक बच्चा है 9 साल का, उसको अपने अंकल के घर में एक गोल्ड चेन मिली है. वो अपने भाई को वो गोल्ड चेन पकड़ा देता है और उसका भाई 5 साल का है और उससे कहता है कि ये किसी को मत बताना. नाउ अंकल के जब वो गोल्ड चेन नहीं मिली है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं. जब पुलिस ने सर्च कंडक्ट करी है और सर्च के टाइम पे वो गोल्ड चेन थी बच्चे के पॉकेट से गिर जाती है. जब बच्चे से पुलिस ने पूछा तो उसने कहा कि ये घड़ी ये गोल्ड चेन उसके भाई ने, ए ने उसको पकड़ाई थी. इज इट क्लियर? नाउ वेदर क्वेश्चन अराइजेस, क्या ए यहाँ पे गिल्टी है थेफ्ट के लिए या नहीं है. अगर आप सेक्शन 83 देखो, यहाँ पे उन्होंने आईपीसी का, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे के पास सफिशेंट मेचोरिटी है, अंडरस्टैंड कर सकता है, देन ही कैन नॉट टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 83, ही विल बी लाइबल. सो हम इसके वो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं. बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट. ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट बी इज़ नॉट. बोथ ए और बी आर नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट. अब ये देखो, इट इज़ वेरी इजी. तो अब इसमें ए को निकाल दो, आप सी को निकाल दो, क्योंकि बी लाइबल नहीं होगा. क्यों नहीं लाइबल होगा? 5 साल का बच्चा है. और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि जो 7 साल से कम का बच्चा है वो लाइबल नहीं होता ऑफेंस कमिट करने के लिए. 7 to 12 ईयर्स का बच्चा लाइबल है अगर ही हैज़ सफिशेंट मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो हेयर ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट बी इज़ नॉट, एंड ए कैन नॉट टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 83, क्योंकि उसको अपने भाई को उसने क्या बोला है कि ये बताना मत किसी को कि ये मैंने तुम्हें पकड़ाया है. इज इट क्लियर? तो इट मीन्स ही नोज़ कि ये वैल्यूएबल चीज़ है और वो चोरी करने जा रहा है. नेक्स्ट प्रिंसिपल मिसचीफ का आ गया. मिसचीफ क्या है? इंजरी टू द प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन और पब्लिक. तो ये भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर रही. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अब ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को रॉन्गफुल लॉस आपने कॉज किया मिसचीफ से वो प्रॉपर्टी का ओनर हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. इज इट क्लियर? फैक्ट्स क्या है? ए ने अपना घर 5 साल के लिए बी को लीज़ किया था. 1 साल बाद ए को लगा कि उसको घर की ज़रूरत है, तो उसने बी से रिक्वेस्ट किया कि इस घर को वैकेट कर दो, बट बी ने रिफ्यूज़ कर दिया और कह दिया कि 5 साल के लिए लीज़ पे दिया गया है. सो ए ने क्या किया, घर खाली करवाने के लिए घर को आग लगा दी, जिसकी वजह से, लेकिन वो क्या है कि बी ने दूसरों अपने नेबर्स की हेल्प से वो आग तो उन्होंने बुझा दी है. इज इट क्लियर? फायर एक्सटिंग्विश कर दी है, बट वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है. नाउ सी हेयर ए इज़ द ओनर ऑफ द हाउस. उसने अपना घर लीज पे दिया, फिर भी आग लगा दी. वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ मिसचीफ और नॉट. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, बी को नुकसान हुआ है, यहाँ पे ही विल बी गिल्टी ऑफ मिसचीफ. इज इट क्लियर? ए इज़ गिल्टी ऑफ मिसचीफ, not guilty of causing mischief, not guilty of causing mischief as there was no damage. So answer क्या आपका A option, that is A is guilty of mischief. Is it clear? Next क्या है?
थेफ्ट इज डिसऑनेस्ट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग इट आउट फॉर द पर्सनस पोजेशन विदाउट हिज कॉन्सेंट। थेफ्ट एक डिसऑनेस्ट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी है किस इंटेंशन से, ऑफ टेकिंग इट आउट फॉर द पर्सनस पोजेशन विदाउट द कॉन्सेंट। तो ये थेफ्ट का है, इसमें मैंने आपको बता दिए 5 एसेंशियल्स हैं। इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, वो किसी और की पोजेशन में होनी चाहिए और आप उसकी पोजेशन में से वो प्रॉपर्टी ले रहे हो विदाउट हिज कॉन्सेंट, बट इनमें क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नाउ सी दी फैक्ट्स कि ए ने अपना वुलन कोट ड्राई क्लीनर को दिया था और उसके साथ उन्होंने अपनी वाइफ की साड़ी भी दी थी ड्राई क्लीनिंग के लिए। ना उनको कहा गया था कि 2 दिन बाद अपने क्लोथ्स आप ले जाना, आपके कपड़े ड्राई क्लीन हो जाएंगे। जब वो 2 दिन के बाद आए, उन्होंने देखा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ड्राई क्लीनर की पेमेंट कर दें। तो विंटर था, उसको कोट बहुत ज़रूरी चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, बड़े चालाकी से क्लेवरली उन्होंने अपने जो कोट ड्राई क्लीन के लिए दिया था वो अपने गुड्स के पास रख दिया, सो दैट वो ड्राई क्लीनर की नॉलेज के बिना वो कोट को ले सके। इज़ इट क्लियर? तो वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट और नॉट। नाउ यू माइट से मैम हाउ ए कैन बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वो तो ओनर है, उसकी खुद की गुड्स हैं। तो थेफ्ट के प्रिंसिपल में, थेफ्ट के ऑफेंस में इट डजेंट मैटर हु इज़ द ओनर, सिर्फ व्हाट इट मैटर्स द पोजेशन। तो कोट किसकी पोजेशन में था, ड्राई क्लीनर की पोजेशन में था, वहाँ पे उसके कॉन्सेंट के बिना वो लेके जा रहे हैं। तो सीधी ऑप्शंस वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट और नॉट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। थर्ड, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट हैज़ टू पे कॉम्पनसेशन टू द ड्राई क्लीनर। सो यहाँ पे ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 irrespective of the fact that he is taking his own coat. Is it clear? So next क्या है आपका 54, a person is guilty of culpable homicide amounting to murder if the act by which the death is caused is done with an intention of causing death. Is it clear? culpable homicide का आ गया। ए और बी दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ए किसके पीछे छुप गया, बुश के पीछे। सी जो कि ही इज़ ऑन अ प्राउल टू हंट फॉर रैबिट्स, ऑब्जर्विंग सम मूवमेंट्स नियर द बुश, और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि वहाँ पे रैबिट छुपा हुआ है, तो उन्होंने फायर किया और ए को मार दिया। अब सी को ये बात नहीं पता था कि ए वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुश, सो पुलिस ने सी को प्रोसिक्यूट कर लिया फॉर मर्डर। इज इट क्लियर? Now whether C is liable for murder or not। अब यहाँ पे देखो कल्पेबल होमिसाइड के लिए कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इन गिवन फैक्ट्स में इंटेंशन मिसिंग है, इंटेंशन इज़ नॉट देयर, इंटेंशन एब्सेंट है। तो अब देखो क्या सी लाइबल है या नहीं है। सीधे ऑप्शंस, सी वुड नॉट बी लाइबल फॉर मर्डर एज ही डिड नॉट हैव इंटेंशन टू किल ए। सी वुड बी लाइबल फॉर मर्डर, अब देखो यहाँ पे इंटेंशन नहीं है तो वो लाइबल तो होगा नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं आएगा आपका। सेकेंड ऑप्शन, सी वुड बी लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ही शुड हैव टेकन केयर टू फाइंड आउट द टारगेट बिफोर शूटिंग। थर्ड, सी वुड नॉट बी लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज इट वुड बी टू मच टू एक्सपेक्ट हिम टू आइडेंटिफाई द टारगेट बिफोर शूटिंग। अब यहाँ पे ए या सी ऑप्शंस में से देखो बेस्ट ऑप्शन क्या है। सब ए में उन्होंने क्या रीज़न दिया है कि वो क्यों लाइबल नहीं है मर्डर के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी ए को मारने की। और थर्ड में क्या है, बिकॉज इट वाज टू मच टू एक्सपेक्ट हिम टू आइडेंटिफाई द टारगेट बिफोर शूटिंग। तो सबसे जो रीज़न है वो आपका ए का है, आंसर विल बी ए, दैट इज़ सी वुड नॉट बी लाइबल फॉर मर्डर एज ही डिड नॉट हैव इंटेंशन टू किल ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आ गया है 55, दैट इज़ person is guilty of cheating when he fraudulently induces another person to deliver the latest property to him। इज इट क्लियर? पर्सन है वो चीटिंग के लिए गिल्टी है, क्यों? अगर उसने फ्रॉडेंटली इंड्यूस किया है किसी और पर्सन को टू डिलीवर दी लेटेस्ट प्रॉपर्टी टू हिम। क्या अब चीट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, दैट इज़ अ चीटिंग, जो हमने कल रीड किया था 415 में। ए ने फॉल्सली बी को रिप्रेजेंट किया है
ए ने फॉल्सली बी को रिप्रेजेंट किया है, जो कि शॉप ओनर था, कि वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। जब वो अपने शॉप के अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहा था तो ए ने उस टाइम पे इंटरेस्ट शो किया कि उन्हें एक माइक्रोवेव ओवन बाय करना है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। बी है, उसने रेडिली ही एग्रीड विद द होप कि वो उसको फेवरेबल असेसमेंट मिल जाएगी ए से टू रिगार्डिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? नाउ ए ने पहली इंस्टॉलमेंट अपनी पे कर दी और वो माइक्रोवेव ओवन ले गए एंड आफ्टर दैट ही हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। पुलिस ने उनको कैच कर लिया, ए को कैच कर लिया, पकड़ लिया और प्रोसिक्यूट कर दिया उनको चीटिंग के लिए। नाउ वेदर ए हैज़ कमिटेड चीटिंग, ही इज़ लाइबल फॉर चीटिंग और नॉट। देखो ऑप्शंस देखो, अब आप तो यही कौन से सेक्शन, अगर लाइबल होगा तो कौन से सेक्शन के अंडर होगा? सेक्शन 415। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए कमिटेड चीटिंग बिकॉज ही इंड्यूस्ड बी टू पार्ट विद द माइक्रोवेव ओवन posing as though he was from the commercial tax department. Second, a committed cheating because he did not pay the subsequent installment. Third, A did not commit cheating because B handed over the article to get a favorable assessment from A. अब यहाँ पे देखो, अब थर्ड ऑप्शन तो आप बिल्कुल निकाल दो कि उसने चीटिंग नहीं की है, तो क्लियर है कि उसने चीटिंग की है। इज इट क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब ए और बी ऑप्शंस में से देखो, आपके पास दो ऑप्शंस रह गए, कौन सा होगा? दोनों में उन्होंने लिखा है चीटिंग के लिए लाइबल है, ए ने चीटिंग कमिट की है। फर्स्ट में उन्होंने रीज़न क्या है? बिकॉज ही इंड्यूस्ड बी टू पार्ट विद द माइक्रोवेव ओवर पोजिंग एज दो ही वॉज द कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट। और सेकेंड में रीज़न क्या दिया है? बिकॉज ही डिड नॉट पे दी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। तो चीटिंग उन्होंने क्यों की है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। तो राइट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। अब इसमें क्या है? सेडिएशन के बारे में आ गया, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हुएवर बाय वर्ड्स, sign or otherwise bring into hatred or contempt or excites disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life। अब इसमें क्या हुआ था? फैक्ट्स देखो आपके क्या है। पब्लिक मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग में यशपाल रेड्डी जो कि लीडर है ऑपोजिशन पार्टी थंडर, उन्होंने क्या किया? मीटिंग में क्या डिक्लेयर किया? दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ स्काउंड्रल्स, दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ स्काउंड्रल्स, बूटलेगर्स एंड स्कैमस्टर्स, दे डिज़र्व टू बी अनसीटेड, so teach them a lesson in coming election by voting them out of power. So government is contemplating to prosecute यशपाल रेड्डी। क्या यशपाल रेड्डी सेडिशन के लिए लाइबल है या नहीं है? तो इस केस में आप देखो कि क्या वो उन्होंने गिल्टी है सेडिशन के? वो सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए तो ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिएशन, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं पब्लिक में। इसलिए ऑप्शंस देखो, यशपाल रेड्डी ये गिल्टी है सेडिएशन के लिए फॉर हैविंग made irresponsible and inflammatory statement against the government. नेक्स्ट, यशपाल रेड्डी ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा गिल्टी है, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिएशन एज ही इज़ ओनली एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पब्लिक। थर्ड इज़ गिल्टी ऑफ सेडिएशन एज हिज स्टेटमेंट वुड इंसाइट पीपल वॉयलेंसिंग लीडिंग टू ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? गिल्टी ऑफ सेडिएशन। तो आंसर आपका क्या आएगा? बी, यशपाल रेड्डी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिएशन एज ही इज़ ओनली एक्सरसाइजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पब्लिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आ गया आपका? 57, दैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 90 consent given by a person is not consent if given under the following circumstances। अब सेक्शन 90 आईपीसी का कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कॉन्सेंट दी है तो वो कॉन्सेंट नहीं मानी जाएगी अगर ये 3 कंडीशंस आ रही हैं। इसके अंडर उन्होंने कॉन्सेंट दी है।
पहली कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि अगर कॉन्सेंट किसी फेयर ऑफ इंजरी के अंडर दी गई है या किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर दी जाइए तो वो कॉन्सेंट नहीं मानेगी। फेयर ऑफ इंजरी मीन्स कि अगर मैं आप ऐसे बोल रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर दो, मैं कह रही हूँ नहीं करना, तो आप मुझे डरा रहे धमका रहे हो कि अपना पर्स मुझे पकड़ा दो या ये कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ये प्रॉपर्टी पेपर साइन कर दो कि नहीं तो अगर आपने नहीं किया तो मैं मार दूंगी, तो इट इज़ फियर ऑफ इंजरी। तो मैंने अपनी कॉन्सेंट कहाँ पे दी है? अंडर फियर ऑफ इंजरी। इज इट क्लियर? सो ये कॉन्सेंट नहीं मानी जाएगी, या फिर अंडर अ मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट क्या है कि अगर जिसके आप कॉन्सेंट मांग रहे हो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कॉन्सेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इज इट क्लियर? अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कॉन्सेंट किसके लिए मांग रहे हैं ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, आपने कॉन्सेंट दे दी है, दैट कॉन्सेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द कॉन्सेंट। थर्ड, अगर कॉन्सेंट माइनर से ली है अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स। इज इट क्लियर? तो वो भी कॉन्सेंट नहीं होगी। नाउ सी द फैक्ट्स ऑफ दिस प्रेजेंट क्वेश्चन। ए ने बी से प्रॉमिस किया, बी कौन है? वुमेन है। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि अ वुमेन दैट ही वुड मैरी हर इफ़ शी कॉन्सेंट्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो बी ने अपनी कॉन्सेंट दे दी है कि उससे शादी करनी है, तो उसने बी ने अपनी कॉन्सेंट दे दी एंड शी बिकम प्रेग्नेंट। जब उसने ए को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो उसने मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगा। सो क्या ऑफेंस क्या कमिट किया है अब ए ने? वेदर ए हैज़ कमिट ए इज़ लाइबल और नॉट। यहाँ पे बी की कॉन्सेंट क्या कॉन्सेंट मानी जाएगी या नहीं? अब यहाँ पे देखो जो बी की कॉन्सेंट है वो कॉन्सेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसके अंडर मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट से लिया गया था। मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट यहाँ पे क्या था कि उसने ए ने प्रॉमिस किया था बी से कि वो शादी करेगा उससे, लेकिन यहाँ पे उसने शादी करने से मना कर दिया। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन देखो, एस इज़ नॉट लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर रेप और एनी अदर ऑफेंस, पी हैज़ वैलिडिटी कॉन्सेंटेड टू हैव सेक्चुअल इंटरकोर्स। सेकेंड क्या है? A is liable since she consented under misconception of fact. Third, A is not liable since she is a major. तो आपका आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे पहला अगर आप ऑप्शन देखते हो ए, यहाँ पे एस से ए आना चाहिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में। ए इज़ नॉट लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर रेप और एनी अदर ऑफेंस एज बी हैज़ वैलिडिटी कॉन्सेंटेड टू हैव सेक्चुअल इंटरकोर्स। ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसने सेक्चुअल इंटरकोर्स के लिए क्यों हाँ किया था? क्योंकि उसने कहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा, तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखो, अब ए इज़ लाइबल शी कॉन्सेंटेड अंडर मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट। और थर्ड ऑप्शन क्या है? नॉट लाइबल सिंस शी इज़ अ मेजर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर आपका बी आंसर है, क्योंकि उसने इसीलिए कॉन्सेंट दी थी सेक्चुअल इंटरकोर्स के लिए, उसने कहा था कि शादी करूँगा, जो कि मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट है। इज इट क्लियर? नाउ दिस वाज 57, नेक्स्ट इज 58। 58 अब देखो असर्शन क्या है। अब यहाँ पे असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। असर्शन क्या है? आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, देन उसका आपको रीज़न दिया गया है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस असर्शन एंड रीज़न एंड यू हैव टू आंसर वेदर बोथ आर करेक्ट or R is the correct explanation of A. Both are individual, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false, और assertion is false, reason is true. तो ठीक है, आपको ये बताना है। अब यहाँ पे देखो assertion क्या दिया गया है, X अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड का था, ठीक है। उसकी जो माइंड था मेंटली ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, और उसको नहीं पता था कि वो जो काम कर रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उन्होंने अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड की वजह से एक्स ने वाई पे अटैक कर दिया, और वाई ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस पर
एक्स पे ही दोबारा से अटैक कर दिया और उस वजह से एक्स को काफ़ी इंजरीज आई हैं। नाउ वाई हैज़ नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक है, ये हमने आईपीसी में पढ़ा था कि जो प्राइवेट डिफेंस में है, अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। और कब कर सकते हो? जब तक आपके पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है जिसके पास आप पहुंच सको, पुलिस अथॉरिटीज़ नहीं है। एंड यू बट रिमेंबर ऑल्सो, अगर जब आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे यू नॉट एक्सीड द हार्म इन्फ्लिक्टेड अपॉन यू। सो यहाँ पे जो एजर्शन दिया गया है, एजर्शन यही है, एक्स अनसाउंड माइंड का था, उसने वाई पे अटैक किया, वाई को अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने के लिए उसने एक्स पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से एक्स पे इंजरीज आ गई है। नाउ वाई हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। इज इट क्लियर? अब रीज़न देखो क्या है कि वाई हैड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो तो है। इज इट क्लियर? वाई के पास प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट दी एक्स अंडर सेक्शन 98 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो अब यहाँ पे क्या, इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड कि यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है, आर भी ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर इज़ ए। इज इट क्लियर? सेक्शन 98 है आईपीसी का, इसमें सेक्शन 98 आईपीसी का यही कहता है कि वाई, अगर किसी ने आप पे अटैक किया है, चाहे वो अनसाउंड माइंड का है, साउंड माइंड का है, मेजर है, माइनर है, वॉट एवर, यू हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इज इट क्लियर? Now next question, that is 59. Again this is related with the assertion and reason. So अब assertion reason इसमें क्या है कि जो x और y दे हैव, assertion क्या है, x और y ने इंडिपेंडेंटली दे हैव एन आइडिया टू किल z। प्लीज़ नोट डाउन कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने सोचा है कि उनके माइंड में स्ट्राइक किया है कि उन्होंने z को मारना है। Is it clear? Accordingly, each of them separately inflicted wounds on Z, who died as a consequences. अब चाहे उन्होंने सेपरेट किया, कॉमन इंटेंशन नहीं थी, इज़ इट क्लियर कि तो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों ने इंडिपेंडेंटली माइंड में आइडिया है कि जेड को मारना और सेपरेटली उन्होंने जेड पे वाउंड्स इन्फ्लिक्ट किए जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। नाउ एक्स एंड वाई आर लाइबल फॉर द मर्डर अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। रीज़न क्या है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of common intention of all, each of such person is liable as if whole act were done by him alone. Is it clear? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज इट क्लियर? 60th, अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन assertion एंड रीज़न। इज इट क्लियर? तो अब assertion क्या है यहाँ पे कि जो एजेंट्स है जॉइंट लाइबिलिटी का अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी। अब 149 क्या, इट टॉक्स अबाउट द अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के बारे में ये बता रहे हैं आपका। सो एजेंट्स ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इज दैट क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद अ व्यू टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। इज इट क्लियर? must have done with a view to fulfill the common object of an unlawful assembly। अब रीज़न क्या है इसका कि अगर आपकी कोई भी सडन एंड प्रोवोकेशन है, इज इट क्लियर, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है done by a member of unlawful assembly would render the other members of that assembly liable। Any sudden and provocation act done by a member of unlawful assembly would render the other members liable। Is it clear? देखो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो assertion है, assertion क्या है आपका? एजर्शन मीन्स कि एजेंट्स जो इम्पॉर्टेंस है जॉइंट लाइबिलिटी की अंडर 149 ऑफ आईपीसी क्या है, वो क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद अ व्यू टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न क्या कह रहा है, कोई भी अगर सडन और प्रोवोकेशन एक्ट किया है और अनलॉफुल असेंबली के मेंबर में वुड रेंडर अदर मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली लाइबल। अब इसमें क्लियर है कि जो असर्शन कह रहा है, असर्शन में क्या है कि कॉमन अनलॉफुल असेंबली का अगर जो कॉमन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है उसको कोई भी मेंबर करेगा तो सारे लाइबल है, जॉइंट लाइबिलिटी है। लेकिन रीज़न क्या कह रहा है कि अगर कोई सडन और प्रोवोकेशन एक्ट किया है तो वहाँ पे क्या अनलॉफुल मेंबर असेंबली का मेंबर हर एक मेंबर लाइबल होगा? नो, वो मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे रीज़न रॉन्ग है, असर्शन इज़ ट्रू। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, दैट इज़ सी ऑप्शन। इज़ इट क्लियर? 149 सेक्शन 149 के अंडर क्या है? ईच मेंबर शैल बी लाइबल इफ एक्ट डन अंडर द से कॉमन ऑब्जेक्ट एंड नॉट अंडर द सडन एंड प्रोवोकेशन। इज इट क्लियर? नाउ 61 Z इज़ कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। अब यहाँ पे देखो कि कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई असर्शन रीज़न नहीं है, सिंपल आपको फैक्ट्स दिए हैं, यू हैव टू चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। Z इज़ कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, X फायर्स एट द टाइगर। इसलिए Z कैरिड ऑफ बाय टाइगर, तो X ने क्या किया? टाइगर को फायर किया और उसको X को ये मालूम भी था कि हो सकता है उसका शॉट Z को भी मार दे, पर उसकी इंटेंशन नहीं थी Z को मारने की, वो तो सिर्फ Z को सेव करना चाह रहा था गुड फेथ में, इसीलिए उसने टाइगर को शॉट किया था। लेकिन क्या हुआ? X का जो शॉट था वो Z को लगा और Z को एक मॉर्टल वाउंड आ गया। नाउ चूज वेदर X is liable or not, whether X has committed any offense or not। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस, देखो आप क्या है? See, X has committed an offense of grievous hurt. X has no moral duty to save Z, therefore he can be held liable. Third, X has not committed any offense as the act was in good faith and for the benefit of Z and none of the above। सो सेक्शन 92 है जो आईपीसी का, वो क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विल नॉट बी लाइबल। सो इस केस में एक्स ने जेड के बेनिफिट के लिए किया था तो एक्स लाइबल नहीं होगा ऑफेंस के लिए। तो ऑप्शन ए देखो, उसमें क्या है? एक्स हैज़ कमिटेड, तो ये तो आएगा नहीं आंसर। सेकेंड, एक्स हैज़ नो मॉरल ड्यूटी टू सेव जेड, देयरफॉर ही कैन बी हेल्ड लाइबल, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? एक्स हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज द एक्ट वॉज इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ Z। So option C will be the answer। नेक्स्ट क्या है आपका? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 62। वाई मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स and finds after opening the box that there is no jewel in it। choose the appropriate answer। अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल थेफ्ट। अब यहाँ पे उसने बॉक्स को ओपन कर लिया, चाहे बॉक्स खाली है, उसने अटेम्प्ट तो किया, उसकी इंटेंशन तो थी चोरी करने की। इज इट क्लियर? सो ही विल बी लायबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। Is it clear? 511 of IPC। So let us see the option। Why is not guilty of attempt of theft? Because the box was empty, ये नहीं है। Why is guilty of attempt to commit theft? Why is guilty of trespass, तो नहीं आएगा। Why is not guilty of any offense, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी आएगा, why is guilty of attempt to commit theft। 63rd, a lady wanted to get a railway ticket but finding a crowd near the ticket window at the station asked Raju, who was near the window, to get a ticket for her and handed him money for the same। Is it clear? लेडी है वो रेलवे टिकट wanted to get a railway ticket but finding a crowd near the ticket window at the station asked Raju, who was near the window, to get a ticket for her and handed him money for the same। इसलिए ये बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम जो आगे खड़ा है उसको पैसे पकड़ा देते हैं टिकट के लिए। नाउ राजू took the money instead of getting the ticket, ran away with it। वो वेदर एनी ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड बाय राजू और नॉट। तो अब यहाँ पे देखो पैसे किसी भी तरह से आए हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो ही विल बी लाइबल फॉर दी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन की। उसके पास आने के बाद उसने क्या किया है? पैसा उसके बाद आ गया, उसको इंटरेस्ट किया गया है, उसको खुद ओनर ने पकड़ाए हैं, उसके बाद उसने क्या किया? अपने लिए उसको अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लिया। नाउ वेदर ही विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और ही विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
तो यहाँ पे क्या है, देखो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हमने डिस्कस कर लिया है, से दैट इज़ 403। 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जहाँ पे कि खुद ओनर गुड्स पकड़ाता है या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी पकड़ा रहा है, यहाँ पे पैसे पकड़ाए हैं, तो ही विल बी लायबल फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 64 का लीगल प्रिंसिपल क्या है? Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। ठीक है, अगर अब ये आपको पता भी है कि आपके एक्ट से हार्म कॉज हो जाएगा, तब भी वो ऑफेंस नहीं है। क्यों? अगर वहाँ पे आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म कॉज करने की, गुड फेथ में आपने वो काम किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, वो क्राउड है, इसका लीगल प्रिंसिपल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एक क्राउड है, क्राउड में टेररिस्ट घुस गए हैं। इज इट क्लियर? तो वहाँ पे उन्हें पता है कि अगर अथॉरिटीज़ को कि अगर वो शूट करते हैं तो यहाँ पे इनोसेंट बच्चे भी हैं या पब्लिक है, वो भी मारे जा सकते हैं, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक उनको ये करना पड़ेगा, तो दे हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। नाउ अ फैक्ट, मिस्टर शर्मन जो कि कैप्टन है स्टीम वेसल के, सडनली और विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस, उनके पार्ट में कोई फॉल्ट नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन पे, उन्हें लगा कि वो इस पोजीशन पे है कि बिफोर ही कैन स्टॉप अ वेसल ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट, बी बोट को वो रन डाउन कर दें जिसमें कि 20 और 30 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड। अगर जब तक वो अपना कोर्स वेसल का नहीं चेंज करेंगे, और अगर चेंज करते हैं, ही मस्ट इनकर द रिस्क ऑफ रनिंग डाउन अ बोट सी ओनली विद ओनली 2 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड विच ही मे पॉसिबल क्लियर। तो अगर अब वो सी बोट को अपना चेंज करते हैं और सी बोट को डाउन करते हैं कि डूब रही है जिसमें 2 पैसेंजर्स है, ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि जो बी बोट में 20-30 पैसेंजर्स को वो बचा रहे हैं। इज इट क्लियर? सो सी दी ऑप्शन ये तो सेक्शन 81 में है, आपका सेक्शन 81 है आईपीसी का, वो यही कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म offense. Now see the options. First क्या है? Sherman has committed no offense because this was done out of necessity. Second, Sherman can be held responsible for the act of criminal negligence. Third, Sherman can be held responsible for culpable homicide. And the fourth is clear case of accident, so Sherman cannot be held responsible. Is it clear? तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? विलफुल रैश ड्राइविंग इज़ एन ऑफेंस। वो तो है ही कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो वो ऑफेंस तो हो गई है। फैक्ट्स देखो क्या है कि मिस्टर तिवारी ही वॉज ड्राइविंग हिज कार आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल। पुलिस ने क्या किया? विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर ली है। इज़ द एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल? मिस्टर तिवारी ये कार ड्राइव कर रहे थे अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद, पुलिस ने इनको विलफुली नेग्लेक्ट कर दिया ड्राइविंग के लिए, बुक्स हिम फॉर विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इज़ द एक्ट ऑफ पुलिस लॉफुल? अब यहाँ पे मैंने लीगल प्रिंसिपल आपको बताया कि अगर इंटेंशनली रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो वो ऑफेंस है। अब यहाँ पे मिस्टर तिवारी हैं, वो कार अपनी ड्राइव कर रहे थे आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो पुलिस ने उनको बुक कर दिया विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और जबकि वो रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कर रहे। क्या पुलिस का एक्ट है वो लॉफुल है या नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नो, बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशनली, he was drunk while driving. No, this is not a negligent act. Third, because Mr. Tiwari was driving rashly, वो rashly तो drive कर ही नहीं रहे थे. Fourth, yes, because the police has the power to arrest a person driving rashly. तो rashly ये दोनों तो चले गए हैं। देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका because Mr. Tiwari was not driving rashly, although he was drunk while driving. Is it clear? Next आ गया 66th principle
whoever intending again theft क्या है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property with an intention to take it is said to commit theft. Now what are the facts of this case? Y cuts down a tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking it out of Z's possession without Z's consent. Y could not take away the tree. अब देखो यहाँ पे ट्री क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, और मैंने आपको क्या बताया थेफ्ट में कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। तो अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट करना है तो आपको वहाँ से सेपरेबल करना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्री को काटा गया है, इसे क्लियर, जैसे ही ट्री को काट दिया वहाँ से, किस इंटेंशन से कि उसको वहाँ से लेके जाना है जेड की पोजीशन से, तो ही हैज़ कमिटेड अ थेफ्ट। वही ये फैक्ट्स हैं कि वाई ने ट्री काटा था जो कि जेड के ग्राउंड पे था, और किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि उसको वो ट्री जेड की पोजीशन से लेके जाना है विदाउट जेड्स कॉन्सेंट। सो यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल को ब्रेक करोगे, फैक्ट्स को ब्रेक करोगे, यहाँ पे थेफ्ट के सारे प्रिंसिपल सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एसेंशियल सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ऑल्दो वाई कुड नॉट टेक अवे द ट्री, तब भी वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए लाइबल होगा, तब वो इजीकली थेफ्ट के लिए नहीं है, क्योंकि उसने सब प्रिपरेशंस कर लिए, काट लिया है, इंटेंशन भी है, डिसऑनेस्ट भी है, और वो लेके भी जाना चाहता है जेड की कॉन्सेंट के बिना, बट ही कुड नॉट टेक अवे द ट्री। सो वेदर ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट। सो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर, देखो, theft, cannot be prosecuted for theft, can be prosecuted for attempt to theft, has neither committed theft nor attempt to commit theft। तो क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन होगा, why can be prosecuted for attempt to theft। इज इट क्लियर? जैसे ही उसने ट्री अलग कर दिया, उसने थेफ्ट ऑफेंस कमिट कर दिया। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका? 67, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or something that is either doing either wrong or contrary to law। ये भी क्लियर है आपको कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ही विल नॉट बी लाइबल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? एक्स टेक हिज सन वाई हु इज 3 years old for bathing to the well. He throws his son inside the well so that son can have a good bath. After 10 minutes, he also jumps into well to take the bath and get his son out of the well. Both were rescued by the villagers, but his son was found dead. Now whether X is liable for culpable homicide amounting to murder or not। तो यहाँ पे क्या है, X लाइबल है, क्योंकि ये नॉलेज में है कि 3 साल के बच्चे को वो कुएं में फेंक रहा है नहाने के लिए, तो हो सकता है 10 मिनट बाद खुद जा रहा है। इज इट क्लियर? तो उसने क्या है कि X हैज़ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे कोई वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे एक्स है जो वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 68, लीगल प्रिंसिपल क्या है? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इज इट क्लियर? तो आप फैक्ट का ये कह सकते हो कि मेरे को इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था, तो आपको एक्सक्यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था कि हमारा लॉ ये कहता है कि ये ऑफेंस है, ये एक्ट ऑफेंस है, तो यू कैन नॉट टेक दैट एक्सक्यूज, बिकॉज लॉ प्रिज्यूम्स कि एवरीबडी नोज द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द कंट्री, कि आपने लॉ किया नहीं किया, दैट डजेंट मैटर, बट यू शुड नो द लॉ ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? नाउ सी द फैक्ट्स। एक्स पैसेंजर है फ्रॉम ज्यूरिच टू मैनीला इन अ स्विस प्लेन। जब प्लेन एयरपोर्ट लैंड हुआ बॉम्बे के एयरपोर्ट पे ऑन 20 नवंबर 1962, ये वहाँ पे क्या देखा गया? सर, इट वॉज फाउंड ऑन सर्चिंग दैट एक्स कैरिड 34 kg of gold bars on his person and he had not declared it in the manifest for transit। 26 नवंबर 1962 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया मॉडिफाइंग इट अर्लियर एग्जाम्पशन मेकिंग इट मैंडेटरी नाउ दैट द गोल्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द मैनिफेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो वेदर एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट।
26 नवंबर 1962 को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू की थी। इज़ इट क्लियर? तो वेदर एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट, सो इस केस में है क्या, इट विल बी डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही हैड एक्चुअली नो नॉलेज अबाउट द न्यू नोटिफिकेशन इशूड 2 days ago. Second, X cannot be prosecuted because ignorance of fact is excusable. X can be prosecuted because ignorance of law is not excusable. Last, X liability would depend on the discretion of the court. तो आंसर आपका डी ऑप्शन आएगा। Is it clear? So guys, this was regarding the law of crimes. In the next session, I'll be starting with the constitutional law. Thank you.